So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous module we have seen how to find out the resultant of the force system. बहुत सारी फोर्स सिस्टम्स हमने देखी, उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा है. सही है. आज के लेक्चर से हम नेक्स्ट मॉड्यूल कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझेंगे. सो द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस. सही है. सो आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसका जो थ्योरी लगता है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस थ्योरी को आज हम एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है, फिर रिजिड बॉडी के बारे में समझेंगे. ये दो तीन प्रिंसिपल है, 2 फोर्स प्रिंसिपल, 3 फोर्स प्रिंसिपल एंड देयर इज अ 4 फोर्स प्रिंसिपल आल्सो एंड लाइब्निज थ्योरम. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द टुडेज डिस्कशन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है, इसको स्किप भी नहीं करना है. इस पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर पूरा मॉड्यूल डिपेंड होने वाला है, तो इसको ठीक से समझना है. सही है. सो लेट अस स्टार्ट विद द इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल. तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, अब पार्टिकल की बात हो रही है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो इस तरह बड़ा शेप नहीं है उसका. सो ऑब्जेक्ट का शेप बहुत, अगर एक पॉइंट में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस केस में इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा, या सारे फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे आ रहे, कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल बोलते हैं. पार्टिकल मतलब क्या, एक पॉइंट होता है. तो जैसे अभी इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये कुछ वजन यहाँ पे टंगा हुआ है विद हेल्प ऑफ दिस केबल्स, राइट, जो कि यहाँ पे इस दीवार में हुक की मदद से उसको बांध दिया है. अब मुझे बताओ, अगर ये स्टेशनरी है, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज समथिंग वेयर देयर इज नो मोशन. एक स्टैटिक, अभी हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक्स अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि भाई वहाँ पे कोई मोशन नहीं होना चाहिए, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए. उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब वहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहेगा. रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शुड बी जीरो. इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा. अगर सारे फोर्सेस को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक क्लोज पॉलीगॉन बनाना चाहिए. उसने क्या करना चाहिए, एक क्लोज पॉलीगॉन बनाना चाहिए. ये जो सेंटेंस है, ये नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपल पहले डेफिनेशन बता दिया. क्या इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या, अभी मैं इस तरह से यहाँ पे हूँ, इक्विलिब्रियम में हूँ, स्टेशनरी हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मेरे ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है. मेरा जितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ग्राउंड मुझे रिएक्शन दे रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ. अगर मैं गिरता हूँ, मतलब क्या, मेरे ऊपर कोई तो अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसको कोई रेजिस्टेंस या रिएक्शन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं गिर जाऊंगा. मतलब उस समय पे जब मैं गिर रहा हूँ मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ. क्लियर है सबको? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. तो अभी हमें समझना है कि भाई ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल जब रहेगा, जब कोई भी एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है. फिजिकली तो हम समझ जाते हैं कि भाई कोई चीज स्टेशनरी है तो वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जो कुछ अननोन चीजें है वो कैसे निकालेंगे. अननोन मतलब क्या, जैसे इस केबल में कितना टेंशन है, इस केबल में कितना टेंशन है, और अगर इस केबल का टेंशन का लिमिट मुझे पता है, ये इतना ही सस्टेन कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना वजन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ. इन चीजों को बोला जाता है अननोन्स, वेरिएबल्स. तो अननोन निकालने के लिए हमें चाहिए इक्वेशंस. तो अब हम जब एक पॉइंट के बारे में सोचेंगे और उसका इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उसके मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे. अगर ये इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या, इसके ऊपर जो सारे फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बैलेंस में है, मतलब उसका सम जीरो आ रहा है. मतलब उसका क्या हो रहा है, समेशन जीरो आ रहा है. समेशन हमें पता है, एडिशन विद साइन कन्वेंशन. ऊपर जाने वाला अगर प्लस लिया तो नीचे जाने वाला माइनस लेने का, और सब ऊपर जाने वाले प्लस ले लो, सब नीचे जाने वाले माइनस ले लो, सबका सम कर दो, अगर जीरो आ गया तो वो बैलेंस में है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके करता हूँ, जैसे आपको नंबर से समझाता हूँ, बेटर समझेगा. जैसे अगर ये 40 न्यूटन का एक वेट यहाँ पे लगा हुआ है, सही है, 40 न्यूटन बोला है मैंने, केजी में नहीं बताया, न्यूटन में बताया. 40 न्यूटन का वेट यहाँ पे लगाया हुआ है, और इन केबल्स में अगर मैंने टेंशन किसी तरीके से मेजर किया तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पे 30 न्यूटन आ रहा है और यहाँ पे 30 न्यूटन आ रहा है. और मैंने अगर यहाँ पे इसका एंगल मेजर किया इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस केबल का, तो इधर से ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, इधर भी 30. एग्री? अगर ऐसे सिचुएशन है और आपको पूछा कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए. तो चलो करके देखते हैं. इसका हम एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, 30 cos 30 आएगा, लेकिन वो माइनस में जा रहा है, तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 30 cos 30. इस साइड वाले फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लिया मैंने, जो कुछ वैल्यू आएगा वो कौन सी दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है.
और इस कंपोनेंट का फोर्स कंपोनेंट ले लो 30 cos 30, लेकिन वो किस दिशा में जा रहा है, ये भी 30 cos 30 आ रहा है, वही इस दिशा में जा रहा है। इन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं है। मतलब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स ये दो ही लग रहे हैं और दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, सबको एग्री है। अब हम वर्टिकल के बारे में सोचते हैं। वर्टिकल के में क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 40 नीचे जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स जा रहा है, 40 न्यूटन जा रहा है, सही है। लेकिन अब अगर मैं उसको ऊपर लेता हूं तो ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, 30 sin 30 आएगा, सही है, 30 sin 30। तो ऊपर एक फोर्स है 30 sin 30 इस साइड पे, और इस साइड से 30 sin 30 वो भी ऊपर ही जा रहा है, तो इधर से और एक फोर्स है 30 sin 30। ये सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो अब बताओ मुझे 30 sin 30 कितना आता है, कैलकुलेटर में अगर करेंगे, करो तो। सो 2 times 30 इंटू साइन 30, ये आता है वैल्यू 30 आता है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों का समेशन अगर एडिशन करता हूं मैं, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है टोटल रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट आ रहा है 30 न्यूटन। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, नीचे 40 न्यूटन है, तो ये दोनों सिस्टम जो है वो सेम ही है। मैंने जो रिप्रेजेंटेशन किया देखो यहाँ पे 30 sin 30 30 sin 30 दोनों मिला के कितना बन रहा है टोटल, कैलकुलेटर में अगर करेंगे आप तो कितना वैल्यू आता है, 30 न्यूटन आता है। और ये नीचे 40 है, तो इसको मैंने 40 दिखाया, तो ये सिस्टम और ये सिस्टम क्या है, सेम ही है। तो अब मुझे बताओ इस तरह का सिचुएशन है, इसमें केबल्स में ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन कितना हो रहा है, दोनों मिला के 30 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 40 न्यूटन, तो टूट जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक केबल टूट जाएगा या दोनों टूट जाएंगे और ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नीचे फोर्स क्या है, ज्यादा है। केबल सस्टेन 30 के ऊपर नहीं कर पा रहा है, 30 न्यूटन अगर उसका कैपेसिटी है, ऐसा समझ लो, चलो ऐसा समझो कि केबल का कैपेसिटी कितना है, 30 न्यूटन है, तो उससे ज्यादा फोर्स तो उसमें जाएगा नहीं। अगर हमने 40 न्यूटन नीचे लगा दिया तो दोनों का वाई कॉम्पोनेंट मिलके कितना बन रहा है, 30 न्यूटन बन रहा है। और ये अगर ये टोटल नीचे कितना है 40 है, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, देयर इज इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। सो क्या लिखा मैंने, रीअरेंज करके लिख दिया है यहाँ पे देखो, एक्स डायरेक्शन के दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन वाई डायरेक्शन का जो है वो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, सो देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में नीचे फोर्स ज्यादा है, दस वी कैन से दैट द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए क्या, तो इक्विलिब्रियम के चाहिए कि भाई सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, और सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किसके लिए, पर्टिकुलरली पार्टिकल के लिए। कोई भी एक पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसका ही मतलब क्या है, इनका समेशन जीरो करना पड़ेगा। देखो ये अगर प्लस ये अगर माइनस समझता हूं, ये प्लस समझता हूं, तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इट इंडिकेट्स, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, इन केबल्स को बदल देते हैं और इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, थोड़ा केबल का स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। और केबल का स्ट्रेंथ अगर समझो यहां पे मैंने 40 न्यूटन कर दिया, 30 के अलावा कितना कर दिया, 40 न्यूटन। और अब चेक करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्या। अब आप हमें पता है समेशन एफ एक्स अगर लेंगे, मतलब क्या, प्लस 40 cos 30 प्लस में जाएगा, प्लस 40 cos 30, और ये जो है 40 cos 30 ये माइनस में जाएगा क्योंकि इधर जा रहा है, तो माइनस 40 cos 30, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, समेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। सही है, क्लियर है सबको। तो ये एक्स में इक्विलिब्रियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन या कोई अनबैलेंस चीज नहीं है। अब वाई में चेक करते हैं, वाई में क्या करना पड़ेगा, ये 40 sin 30 ऊपर जा रहा है, तो उसको प्लस ले लेता हूं, प्लस 40 sin 30 ऊपर जा रहा है एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स है 40 sin 30 वो भी ऊपर जा रहा है, उसको भी प्लस ले लेता हूं, ठीक है। और ये टोटल 40 न्यूटन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको माइनस ले लेता हूं। और कैल्सी में करो ये कितना आता है, करो ये कैल्सी में कितना आता है, 2 times 40 इंटू साइन 30 माइनस 40, जीरो आ रहा है। सो इट इंडिकेट्स अभी वाई में भी बैलेंस में है,
तो अब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए समझो, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि उसके सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, उसके सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसको मैथमेटिकली हर बार कैसे लिखेंगे? हर बार हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर ये किया मतलब क्या, प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब सम कर रहे हैं हम सारे प्लस के फोर्सेस और सारे माइनस के फोर्सेस, समेशन करके सबका समेशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। सिमिलरली सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस जो है उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, तब वो सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टू कोप्लेनर सिस्टम है। देखो यहाँ पे एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई इतना ही है यहाँ पे। अगर सिस्टम 3D होता है, मतलब नॉन कोप्लेनर होता है, स्पेस फोर्स सिस्टम होता है, तो उसमें तीसरा कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। उसमें अगर पॉइंट का इक्विलिब्रियम में देखेंगे, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे, तो उसको में तीसरा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? समेशन एफ जी मस्ट बी इक्वल टू ऑल्सो 0। सारे जेड डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन मिलके क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है, इनको बोला जाता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इनको क्या बोला जाता है? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने जो यहाँ पे देखा था पहला टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में आप क्या देख रहे हैं? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आज का टॉपिक है। तो उसमें हमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या मिल गया? पर्टिकुलरली किसके लिए? पार्टिकल का अगर इक्विलिब्रियम है, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। कौन सा? ये कॉन्करेंट है। और अगर 2D का केस है, प्लेनर का केस है, तो ये पहले 2 कंडीशन सफिशिएंट है। अगर 3D का केस है तो 3 कंडीशंस लगेंगी, समेशन एफ जी भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान है, समझ गए सब लोग? मतलब हर न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, आप आगे से हम हर बार ये 2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जो कुछ अननोन है निकाल लेंगे। मोस्टली आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा? एक चीज दी रहेगी, एक फोर्स दिया रहेगा, बचे हुए 2 फोर्सेस निकालने को बोलेंगे, मतलब 2 अननोन रहेंगे। 2 अननोन अगर है तो 2 इक्वेशंस लगेंगे। स्पेस फोर्स सिस्टम जब रहेगा तो 3 अननोन रहेंगे, तो 3 इक्वेशन लगेंगे। ये हमारा बेसिक कॉमन सेंस हमें पता है। तो यहां तक सबको क्लियर है? पार्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक पॉइंट पे अगर सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो वहां पे हम कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अब हम जाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिसमें एक पार्टिकल के ऊपर सारे फोर्सेस नहीं है, पूरी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे फोर्सेस लग रहे हैं। तो उसका अगर इक्विलिब्रियम देखना है, उसके क्या कंडीशंस आएंगी इक्विलिब्रियम की, उसके बारे में सोचेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, उसको समराइज कर दिया कि व्हेन अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। अभी इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है भाई? वही मैंने बताया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0। किसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं? पार्टिकल का देख रहे हैं। तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट मिलके क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड देन द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो रिजल्टेंट कब 0 होगा? जब उसके रिजल्टेंट कंपोनेंट 0 होंगे। समेशन एफ एक्स 0 है, समेशन एफ वाई 0 है, समेशन एफ जी 0 है। तो इनका तीनों का मिलके क्या बनता है? रिजल्टेंट बनता है। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, अगर 2 प्लेनर सिस्टम है तो। इसमें तीसरा भी ऐड हो जाता है अगर वो नॉन 3D स्पेस सिस्टम है तो वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सब कुछ समेशन 0 कब होगा? जब आपके इंडिविजुअल दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये जो आप यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो 2 कंडीशंस हमने लगाई है वो कॉन्करेंट के लिए एप्लीकेबल है। अब स्पेस फोर्स सिस्टम सॉरी नॉन कॉन्करेंट अगर रहेंगे, सारे फोर्सेस अगर रिजिड बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे लग रहे और सारे एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो उस केस में समेशन ऑफ मूवमेंट का क्या, इसके बारे में ये स्टार में यहाँ पे लगाया है। ये अभी नहीं समझेगा, ये मैं 2 मिनट में समझाता हूँ, इसके ऊपर सोचना नहीं है अभी। तो चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे। अब हम जाएंगे रिजिड बॉडी के ऊपर। एक पार्टिकल नहीं रहेगा, रिजिड बॉडी रहेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी अगर मुझे पढ़ना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ। समझो हमारे पास एक पोल है। पोल पता है सबको? एक टावर या पोल है, उसका बॉटम जो है वो मैं इस तरह से नोकीला कर देता हूं, सही है? उसको ग्राउंड पे खड़ा कर दिया। अब क्या हो रहा है? देखो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चेक करो क्या हो रहा है। वाई डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम मुझे बताएगा कि इसका जितना वेट रहेगा पोल का, उतना ही ग्राउंड से रिएक्शन मिल जाएगा, और ये दूसरे को एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और इस तरह से ये बैलेंस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन ये अगर इस तरह से रखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में अगर हवा आया तो गिर जाएगा। तो उसके लिए मुझे अगर उसे स्टेशनरी करवाना है, उसको रिजिड बनाना है, किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए, इस तरह से करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको केबल से बांधना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस साइड पे एक समझो आपका सिविल इंजीनियर जो है वो थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं है,
तो दोनों साइड पे बिल्डिंग्स है, तो उसने क्या सोचा, इतनी रस्सी नीचे लाने के अलावा उसने क्या किया, उसे यहाँ पे एक हुक मिल गया, तो यहाँ पे एक रस्सी से उसने इस हुक को बांध दिया, और उसको दूसरा हुक यहाँ पे मिला था, तो उसको एक रेडीमेड हुक यहाँ पे मिल गया, तो उसने उस हुक को यूज करके उस टावर को इधर भी बांध दिया और इधर भी बांध दिया। अब मुझे बताओ, ये उसका ओपिनियन है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि दोनों रस्सी की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो वो बोलता है कि भाई इसमें अगर 40 न्यूटन है, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर इसमें अगर 35 न्यूटन है तो इसमें भी 35 न्यूटन है, तो आप समेशन एफ एक्स कर लो। उसने उसके सीनियर को रिपोर्ट कर दिया कि सर मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक किया हुआ है, उसका वेट जितना है उतना नीचे से रिएक्शन आ रहा है, वाई डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, एक्स डायरेक्शन में भी देख लो, इधर 35 है, -35, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू भी 0 आ रहा है, समेशन एफ वाई इक्वल टू भी 0 आ रहा है। उसने वेरीफाई कर लिया, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 वेरीफाई करने के लिए उसको 35 प्लस में उस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का 35 माइनस में, दोनों मिलके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैलिड। दूसरी चीज उसने किया कि भाई पोल का वेट जो था सर वो था 10 न्यूटन, तो मैंने रिएक्शन चेक कर लिया, वो भी 10 न्यूटन आ रहा है, तो समेशन एफ वाई अप्लाई करके देखा, तो उससे पता चला कि ऊपर से जाने वाला 10 न्यूटन जो है वेट वो माइनस है, नीचे से रिएक्शन आ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में तो प्लस है, दोनों मिलके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब वो बोल रहा है कि सर मैंने सिस्टम को लगा दिया है, इक्विलिब्रियम में है, कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में है क्या ये। अभी भाई क्या हो रहा है पता है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर इसको खींच रहा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, इस तरह का एक कपल क्रिएट करेगा। देखो ये इस तरह से रोटेट करेगा, इसको इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये जो बीम है ना, ये जिसने को इतने खड़ा किया है वो इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, पॉइंट हमने बोल दिया है, बहुत ही पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो ये इस तरह से फिसल जाएगा और ये रोटेट हो जाएगा और गिर जाएगा। यस और नो। तो ये रोटेट हो रहा है मतलब क्या, उसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई किया। देखो दिस इज द फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने मूवमेंट अप्लाई कर दिया। तो सिर्फ अगर रिजिड बॉडी है तो हमने अगर ये दो ही कंडीशंस को वेरीफाई किया और बोल दिया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नहीं चलेगा। तीसरा जो कंडीशन है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ मूवमेंट मस्ट बी 0। सारे फोर्सेस का मूवमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी मस्ट बी 0। दैट इज द थर्ड कंडीशन। व्हाट इज थर्ड कंडीशन? समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, बॉटम पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट क्या आना चाहिए, कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसा नहीं कि यही चाहिए, बॉडी के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, मूवमेंट उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होता है। ये तीसरा कंडीशन है। तो करो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी अबाउट ए ले रहे हैं हम, तो ये क्या करेगा, अबाउट ए क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा इतना डिस्टेंस लेके, और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो फोर्स तो सेम है लेकिन इसका डिस्टेंस कम है तो इसका मूवमेंट कम आएगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मूवमेंट ज्यादा आएगा, तो ये इधर ज्यादा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने यहां पे लिया तो आप यहां पे भी ले लो, वही रिजल्ट आएगा आपको। सही है? सो दैट इज व्हाई इस केस में क्या हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दस द पोल द रिजिड बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी रिजिड बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें तीसरा कंडीशन भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई उसका कोई भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट के अबाउट कोई भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, सारे फोर्सेस का सब मिलके मूवमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो रिजिड बॉडी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर इसको मैं मॉडिफाई करेंगे तो आप अगर वहां पे गए तो आप क्या करेंगे, अब इसको फोर्स को यहां से उठा के यहां पे लगा देंगे, या तो इस फोर्स को यहां पे उठा के यहां पे लगा देंगे, या तो आपको अगर ये इस साइड का मूवमेंट ज्यादा आ रहा है तो इस साइड का मूवमेंट बढ़ाने के लिए ये फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका ये डायरेक्शन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, उसको मैच करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के मूवमेंट से। मतलब क्या, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी सेम एज टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तब क्या आएगा, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0 का मतलब यही होता है। समेशन 0 मतलब क्या है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तभी वो सिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। कॉमन सेंस की चीज है लेकिन उसको हमने मैथमेटिकली इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो हम अगर इसको मैं नेक्स्ट पेज पे क्या करता हूं, इसको इक्विलिब्रियम में लाके दिखाता हूं आपको। तो ये दो कंडीशंस तो वैसे ही रखता हूं मैं क्या करता हूं, इस फोर्स को यहां से उठाता हूं और इस 35 न्यूटन को इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे लगा देता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो गया, आप तीसरा कंडीशन, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट के अबाउट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट ले लो,
तो ये 35 न्यूटन इंटू दिस डिस्टेंस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस 35 न्यूटन इंटू दिस डिस्टेंस इज क्लॉकवाइज, डिस्टेंस सेम है तो और फोर्स भी सेम है तो मूवमेंट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कैंसिलिंग ईच अदर एंड दैट इज व्हाई इट इज इन बैलेंस। आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी चेक करोगे तो क्या होगा, दिस 35 इंटू दिस डिस्टेंस क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो कोई भी पॉइंट पे चेक करोगे तो समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर यहां समझो, मैं अगर एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो कितना मूवमेंट आएगा बताओ मुझे। सो 35 इंटू 2 क्लॉकवाइज अगर हम लेते प्लस, माइनस 35 इंटू 2, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, दोनों मिलके क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंडिकेट्स दैट समेशन ऑफ मूवमेंट about any point, in this case we have taken it as about a point, is equal to and 0. Third condition of equilibrium is also verified and that is why we can say that the pole is now in, this is in equilibrium. इसको इक्विलिब्रियम में लाने के अलग अलग मेथड्स थे, जैसे ये 35 यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, या तो इस 35 की वैल्यू बढ़ा दो और ये दोनों मोमेंट्स की वैल्यू क्या कर दो, सेम कर दो। तो उस तरह से भी आप कर सकते थे, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। मतलब क्या कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और वो रिजिड बॉडी है तो हम ये 2 कंडीशंस वेरीफाई करके नहीं चलेगा। अगर 3D है, स्पेस है तो 3 कंडीशंस, fx fz इक्वल टू 0 आल्सो। हमें और एक मूवमेंट कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर फिर पार्टिकल के केस में मूवमेंट 0 नहीं होता है क्या, तो वो क्या है देखो अभी, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहला सिचुएशन हमारा था ना पार्टिकल का। इस केस में देखो, एक्चुअली इस केस में ना उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑलरेडी 0 ही है। आप कुछ भी करो, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे या नहीं रहे, क्योंकि सिस्टम हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, उसके पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब क्या, मूवमेंट एक इम्प्लिसिटली 0 ही है, हमेशा 0 ही है, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वो पूरा इक्वेशन, मूवमेंट के इक्वेशन में कोई भी वैल्यू मतलब वेरिएबल है नहीं, सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, इसलिए वो इक्वेशन यूजफुल है नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते नहीं। यहाँ पे लिखते नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में वो कंडीशन नहीं है, उसमें भी वो कंडीशन है ही, लेकिन वो आप वेरीफाई करो ना करो, हर बार वो क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसीलिए ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट दैट पॉइंट जहां पे वो कॉन्करेंट है, पार्टिकल का पॉइंट इज इम्प्लिसिटली 0, हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूजफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स में उसको यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि पूरा इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, सारे जो पार्ट्स है वो 0 है, सारे जो इक्वेशन के जो समझो ये 40 का फोर्स का मूवमेंट, इसका मूवमेंट, इसका मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स क्या है उसके 0 है, तो उस इक्वेशन में कोई चीज रहेगी नहीं, कोई वेरिएबल रहेगा नहीं, तो वो यूजफुल ही नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे लिखते नहीं है। जब हम रिजिड बॉडी पे ऊपर शिफ्ट होते हैं तो उसमें हमें वो लिखना ही पड़ता है क्योंकि उसके अलावा काम ही नहीं चलेगा। तो हर बार हम जब रिजिड बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन होता है। ये हमें डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, हम फोर्सेस पता होते हैं तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसा जो कुछ भी रहेगा अननोन वो निकालने के लिए उसकी मदद लेते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ गए कि भाई इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट मूवमेंट भी 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट मूवमेंट भी 0 होना चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है अगर वो रिजिड बॉडी है। तो अगर स्पेस सिस्टम है तो उसमें तीनों कंपोनेंट फोर्स के 0 होने चाहिए और तीनों कंपोनेंट मूवमेंट के अबाउट एक्सिस, स्पेस में क्या हो जाएगा, एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, प्लेनर में पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली उसको लिखते हैं। तो ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब आगे देखते हैं हम, दो तीन प्रिंसिपल है छोटे छोटे, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस के प्रिंसिपल है, वो पता होने चाहिए हमें, तो वो हम देख लेते हैं। टू फोर्स प्रिंसिपल। टू फोर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई अगर 2 फोर्सेस है, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे ये बक्सा है देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये श्याम है और ये राम है, दोनों एक दूसरे इधर उधर से क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे ये बंदा यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड अगर 50 न्यूटन है और ये बंदा भी उसी लाइन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड अगर 50 न्यूटन है, तो आपको पता है क्या होगा, पता है कुछ नहीं होगा, ये हिलेगा ही नहीं, इसका जो सेंटर पोजीशन है उस जगह से वो हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इधर का 50 न्यूटन और उधर का 50 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कब कैंसिल करेगा? जब वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, वो दोनों क्या है,
एक लाइन ऑफ एक्शन पे तभी ये होगा। अगर इसने ये इसको ऊपर कर दिया, इसने इसको नीचे कर दिया, तो रिजल्ट बदल जाएगा, ये रोटेट होने लग जाएगा। सही है। मतलब क्या, ये टू फोर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर दो फोर्सेस है, देयर आर टू फोर्सेस, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इतना सफिशिएंट है क्या? ये इतना ही सफिशिएंट नहीं है। देखो अभी इस बक्से के ऊपर अगर मैंने मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, मतलब क्या, यहां से 50 न्यूटन है तो उधर से भी 50 न्यूटन लेता हूं मैं, मैग्नीट्यूड सेम कर दिया और डायरेक्शन भी अपोजिट कर दिया, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है। अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये अब कपल प्रोड्यूस करेगा, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा इसको, इस बक्से को। तो इतना सफिशिएंट नहीं है कि भाई उसका इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। तीसरी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है, दे मस्ट बी कोलिनियर। दे मस्ट बी क्या, एक ही लाइन पे होने चाहिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन मैच करना चाहिए। दे मस्ट बी कोलिनियर। अगर ऐसा है, कोई सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो सिस्टम क्या रहेगा, वो बॉडी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा किसने बोला है भाई? टू फोर्स प्रिंसिपल ने बोला है। बहुत ही कॉमन सेंस की चीज है भाई। अगर ये ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स अगर सेम है तो ये कड़ी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। नीचे वाला फोर्स बढ़ गया, ऊपर वाला फोर्स अगर कम है तो ये टूट जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्लियर है सबको? क्या कंडीशन है, 50 न्यूटन, मैग्नीट्यूड हो गया सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होनी चाहिए, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी वो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ये किसने बोला है भाई? टू फोर्स सिस्टम ने बोला है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, in equilibrium is acted upon by two forces, then they must be equal and opposite and collinear। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दोनों साइड से बोल सकते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दो फोर्सेस है, तो वो दे मस्ट बी कोलिनियर एंड इक्वल एंड अपोजिट। उल्टा, अगर बॉडी पे ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। दोनों साइड से आप सेंटेंस को बोल सकते हो। अगर अब ये दो फोर्स के बारे में हो गया, तो उसका एक दूसरी चीज है, अगर एक फोर्स रहेगा बॉडी के ऊपर, एक ही फोर्स है, जैसे देखो यहाँ पे, इफ द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सिंगल फोर्स, क्या होगा भाई? वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। सिंगल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिंपल। हर बार क्या होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम में लाना है सिस्टम को तो दो फोर्सेस लगेंगे, और अगर वो दो ही है, सिर्फ दो है, तो वो कोलिनियर में होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। दो टू फोर्स प्रिंसिपल। अभी थ्री फोर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पे देखो, ये रोप में अगर समझो टी ए है, इसमें टी बी है और इसमें टेंशन टी सी है, ठीक है, तीन रोप है, तीनों में टेंशन रहेगा कुछ। तो थ्री फोर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, वो कॉन्करेंट है, प्लेनर है, तो कोई भी दो फोर्स ले लो, जैसे मैं ये टी और टी बी लेता हूं, तो इनका जो रिजल्टेंट है, समझो अगर इनका रिजल्टेंट ये आता है आर ए बी। ए बी क्या है, ए एंड बी का रिजल्टेंट, ओके, आर ए बी, रिजल्टेंट ऑफ टी ए एंड टी बी। ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो टी सी की मैग्नीट्यूड से मैच करेगी, वो टी सी को अपोजिट रहेगा और वो टी सी को कोलिनियर भी रहेगा। ये कौन बोल रहा है? थ्री फोर्स प्रिंसिपल। अगर तीन फोर्सेस है तो कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लो, वो बचे हुए फोर्स के अपोजिट रहेगा। ये थ्री फोर्स प्रिंसिपल है। इसका अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जैसे देखो, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस, देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स। मस्ट बी इक्वल, opposite and collinear with the third force। मतलब magnitude of RAB will be same as magnitude of TC, they both will be opposite, not only opposite but they will be collinear as well, एक ही लाइन पे रहेंगे। अपोजिट मतलब क्या, इस तरह ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर के लिए क्या चाहिए, वो एक ही लाइन पे आने चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे होना चाहिए, तब उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आर ए भी रहेगा। अगर मैं टी और टी सी का रिजल्टेंट लेता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो उसकी मैग्नीट्यूड टी बी के एग्जैक्टली सेम आएगी। सो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी, सही है, उसकी मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एज
टेंशन इन बी। ए और सी का रिजल्टेंट लिया तो बी से सेम रहेगा। अगर मैंने रिजल्टेंट ऑफ ए सी एंड बी लिया, बी सी लिया, सो दैट विल मैच एज टेंशन इन ए। रिमेनिंग 2, कोई भी एक फोर्स ले लो, बचे हुए दो फोर्सेस का रिजल्टेंट उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये किसने बोला है भाई? थ्री प्रिंसिपल फोर्स ने बोला है, थ्री फोर्स प्रिंसिपल ने बोला है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज वो बोलता है, वह बोलता है कि अगर तीन फोर्सेस है और अगर आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होंगे, वो कॉन्करेंट ही होनी चाहिए। क्या बोला इसने एक्स्ट्रा? ये तो समझ गए आप लोग। इसका एक और अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या बोलता है वो, कि अगर आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होते हैं। ये समझाने के लिए इस डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे देखो, ये बंदा इस रॉड को उठाया हुआ है, ये रॉड है, ये एक पोल है, इसको इसने उठाया हुआ है इस केबल की मदद से और इस तरह से उसने होल्ड करके रखा है। मतलब क्या है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रॉड अगर मैं बॉडी एज्यूम करता हूँ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं डिटेल में। तो अभी फिलहाल मैं बताता हूँ कि इस रॉड के ऊपर इस तरह से टेंशन एक्ट हो रहा है। तो एक फोर्स टेंशन हो गया, दूसरा फोर्स इसका खुद का वेट इसके सेंट्रॉइड के अबाउट एक्ट करेगा, तो दूसरा फोर्स हो गया उसका वेट। और तीसरा फोर्स यहाँ पे जहां पे वो टिका हुआ है, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा, इसको इसके एक्शन की वजह से कुछ रिएक्शन आएगा, तो वो रिएक्शन फोर्स। तो तीसरा फोर्स क्या आएगा? रिएक्शन फोर्स। तो इतने ही तीन फोर्सेस फिलहाल इसके ऊपर है। अगर चौथा फोर्स आ जाता है तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ तीन फोर्सेस है और ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब क्या? उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो बदल नहीं सकता है, यह ऐसा ही होल्ड किया हुआ है तो ये लाइन फिक्स हो गया। वेट का लाइन ऑफ एक्शन बदल नहीं सकता है, ये तो वर्टिकली होता है हमेशा ग्रेविटी की वजह से। तो मतलब इनका कॉन्करेंट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? देखो ऑब्जर्व केयरफुली, ये दोनों यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो दोनों कॉन्करेंट है लाइन ऑफ एक्शंस। तो आपका जो रिएक्शन है वो भी उसी पॉइंट से जाएगा। मतलब रिएक्शन का एंगल ऐसा सेट होगा कि अगर आप उसको फाइंड करेंगे तो बाद में पता चलेगा आपको कि वो एक इसी पॉइंट से जाता है। रिएक्शन भी क्या जाता है? उसी पॉइंट से जाता है। ये किसने बोला है? थ्री फोर्स प्रिंसिपल ने बोला है। तो अगर आपको रिएक्शन पता नहीं है तो उसका इंक्लिनेशन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपको डायरेक्टली उसका एंगल मिल जाएगा, रिएक्शन का एंगल। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन भी है, हमें आगे उसको देखेंगे हम डिटेल में, उसके विद डायमेंशंस। फिलहाल इतना ही समझना है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे आता है। सही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो टी ए है, ये टी बी है और ये टी सी है। तो तीनों, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे मैच करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे मैच करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे मैच करेगा। किसने बोला है भाई? थ्री फोर्स प्रिंसिपल ने। और ये जो मैंने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो नॉन पैरेलल फोर्सेस है, तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है तो वो कॉन्करेंट ही होने चाहिए। क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं, इन एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स हो गया, तो ये यहाँ पे टेंशन रहेगा। W जो है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीसरा फोर्स यहाँ पे कौन आता है? यहाँ इस साइड से रिएक्शन आता है, तो ये रिएक्शन 100% इसी पॉइंट से पास होगा। ये कौन, किसने बताया मुझे? थ्री फोर्स प्रिंसिपल ने बताया। और उस वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो रेडियस को फॉलो करेगा और उस इस टेंजेंट, ये जो सरफेस है इसको क्या रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा। कहाँ से पता चला मुझे? ये थ्री फोर्स प्रिंसिपल से पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन, ये वेट और ये टेंशन, तीन ही फोर्सेस है। अगर ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन मस्ट बी अलॉन्ग रेडियस, देन ओनली इट विल पास थ्रू द सेंटर, एंड इफ इट इज अलॉन्ग रेडियस तो ये सरफेस को क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। सही है? यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे वेट कहाँ पे है? इस दिशा में वेट जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन आएगा, दूसरा यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो कितने फोर्सेस हो गए? तीन हो गए। तो तीन फोर्सेस है तो ये रिएक्शन 100% सेंटर से यहाँ पास होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्करेंट होना चाहिए वो, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे समझो R1 आया, यहाँ पे समझो R2 आया, तो R2 एंड R1 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द करस्पॉन्डिंग सर्फेसेस। सही है? इस तरह से उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम बाद में। तो ये थ्री फोर्स प्रिंसिपल से हमें समझता है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लैमिस थ्योरम देखेंगे। तो अभी लैमिस थ्योरम क्या बताता है देखो, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना नहीं है, मैं समझाता हूँ पहले। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था,
इस तरह का एक पहले एग्जांपल मैंने समझाया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई करके समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट और इसका एक्स कॉम्पोनेंट दूसरे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 में क्या होगा, इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट दोनों का समेशन अपवर्ड है प्लस आएगा, विच विल बी सेम एज 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जितना 500 है उतना ही इनके दोनों का कंपोनेंट का एडिशन बनेगा। ये समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंडीशंस यूज करके लैमी वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस थ्योरम। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इसको यूज करके आगे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका बना दिया, उसे बोलते हैं लैमिस थ्योरम। वो फॉर्म क्या बोलता है, लैमिस भाई साहब के हिसाब से अगर इन टेंशंस को अगर नाम देता हूं मैं, समझो अगर ये नीचे जाने वाला जो है वो टी है, सही है, ये जो है वो टी सी है, इधर टी सी टेंशन इन केबल, ये अगर टी ए है, पढ़ना नहीं है इन सेंटेंस को, पढ़ना नहीं है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर बाद में पढ़ेंगे। और अगर मैं इन एंगल्स को नाम देता हूँ, अगर ये साइड इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है भाई, ये वाला टोटल एंगल 30 + 90 कितना बनेगा 120, तो कौन के किसके बीच में, टी ए और टी डी के बीच में जो एंगल है उसको नाम देता हूँ मैं अल्फा 1। नाम मेरे हिसाब से मैं दे सकता हूँ कुछ भी। इस साइड का जो एंगल है टोटल एंगल, उसको अगर नाम देता हूँ मैं अल्फा 2, इसको क्या नाम दिया मैंने अल्फा 2, और बचा हुआ एंगल 360 में से इन दोनों को घटा देंगे तो जो बचेगा वो अल्फा 3 है, सही है। तो ये 3 एंगल्स मुझे दिख रहे हैं। तो लैमिस भाई साहब ने क्या बोला कि अगर 500 न्यूटन को नाम दिया मैंने टीडी कितना है 500 न्यूटन है, तो टीडी ले लो। सो टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझो टीए से शुरू करता हूं, तो टीए कोई भी एक फोर्स ले लो, कोई भी एक टेंशन ले लो, किसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ ये 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। और कौन से टाइप की 3 फोर्सेस, दे मस्ट बी कॉन्करेंट, तभी लैमिस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, बाकी चीजों के लिए नहीं है, सही है। तो 3 कॉन्करेंट फोर्सेस में पहला फोर्स ले लो, तो लैमिस भाई साहब बोलते हैं कि ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अपोजिट का एंगल, मतलब टी ए छोड़ के अपोजिट कौन है भाई, टीसी और टीडी है ना, तो इनके बीच का एंगल कौन है अल्फा 2 है, तो टीसी और टीडी के बीच का एंगल अल्फा 2 के साइन से वो प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल अल्फा 2। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली फिर दूसरा क्या आएगा, टीबी के बारे में आएगा। दूसरा कौन है, टीबी या टीसी है यहाँ पे, तो टीसी है, तो टीसी किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, टीसी छोड़ के टीए और टीडी के बीच में एंगल कौन है अल्फा 1 है, तो उसके साइन से प्रोपोर्शनल रहेगा, साइन ऑफ अल्फा 1। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली तीसरा क्या आएगा, बचा कौन है, टीडी बचा है, तो टीडी किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बताओ मुझे, टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टीडी छोड़ के कौन बचा, टीए और टीसी, इनके बीच का एंगल कौन है अल्फा 3 है, सो साइन ऑफ अल्फा 3। ये इसका पहला सेंटेंस है। देखो, इफ देयर आर 3 कोप्लेनर, ये कोप्लेनर भी होने चाहिए, कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब वो कॉन्करेंट है, इन इक्विलिब्रियम, इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस, यहां तक क्लियर है सबको, आगे मत पढ़ो। अभी इसका अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे हम तो क्या आएगा बताओ मुझे, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकाल दूंगा मैं तो इक्वालिटी साइन पुट करूंगा, तो टी ए इज इक्वल टू, जब भी हम ऐसा करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, सो आई विल कॉल दैट के इंटू साइन ऑफ अल्फा 2। इसका भी क्या आएगा, टी सी इक्वल टू, इसका कुछ कांस्टेंट आएगा के साइन ऑफ अल्फा 1, इसको भी निकाल देता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो टी डी क्या आएगा, सम के इंटू अल्फा 3। वैसे तो के अलग अलग है, हर एक का के अलग है, लेकिन आपने अगर इसको कैलकुलेशन किया तो आपको पता चलेगा कि के की वैल्यू भी सेम आती है, यही उसने बोला है। एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज सेम, मतलब ये के भी क्या होता है, हर एक का, तीनों का के क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अगर वहां से के निकालता हूं मैं तो के क्या आएगा, टी ए डिवाइड बाय साइन अल्फा 2, इसका के निकालूंगा तो इसका के क्या आएगा, टी सी डिवाइड बाय साइन अल्फा 1, फिर इसका के क्या आएगा, टी डी डिवाइड बाय साइन अल्फा 3।
और क्या बोलता है भाई लैमिस भाई साहब बोलते हैं कि ये तीनों कांस्टेंट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, मतलब दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म। और यहां से हमें पता चलता है TA डिवाइड बाय उसके अपोजिट का साइन एंगल इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल अल्फा 1 इज इक्वल टू TD डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल अल्फा 3। ये इक्वेशन हमें मिल गया। कितने इक्वेशन है भाई ये, इनको देख के बताओ मुझे इक्वेशंस कितने हैं। ये दो ही इक्वेशंस है, तीन टर्म्स दिख रही है लेकिन इक्वेशन दो ही है। इन दोनों को पहले कंपेयर करो, एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करो बाद में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो ये दो इक्वेशंस है, तो कितने अननोन फाइंड कर सकते हैं इसको यूज करके, मैक्सिमम दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। जैसे समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस को यूज करके हम दो अननोन फाइंड करते हैं। उसके अलावा हम इसको यूज करके भी दो अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो कितने चीजें हैं यहाँ पे, TA है, अल्फा 2 है, TC है, अल्फा 1 है, TD अल्फा 3 है, मतलब 6 वेरिएबल्स है, 6 अननोन्स है। उनमें से हम दो निकाल सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में कितने देने चाहिए, 4 आपको देने चाहिए। तो क्वेश्चन में 4 आपको दिए रहेंगे, 2 आप निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में 3 अननोन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा रहेगा। हमें कम से कम 4 चीजें देनी चाहिए तभी हम 2 निकाल सकते हैं। सही है, क्योंकि हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करो, जो कुछ अननोन है फाइंड करो, फिर बाद में इन दोनों को इक्वेट करो, जो कुछ अननोन है फाइंड करो। मोस्टली हम क्या करते हैं, इसमें तीनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स आपको दिया रहेगा, एंगल आपको सब पता रहेंगे। मोस्ट सारे क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसा ही होता है, सारे एंगल सबको पता रहेंगे, एक फोर्स दिया रहेगा। तो जो फोर्स दिया रहेगा ना उसकी टर्म आखिर में लिखने की। क्यों ऐसा करने का, हम क्या करेंगे हमेशा उसको आखिर में लिखेंगे। पहला टर्म और उसको कंपेयर करेंगे, TA निकल जाएगा, दूसरा टर्म और उसको कंपेयर करेंगे, TC निकल जाएगा। इस तरह का हमारा प्रैक्टिस रहेगा। जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तब मैं बताऊंगा। सही है, अभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप किसी को भी नाम, कौन सा भी नाम दे सकते हो। अभी इसमें चैलेंज इतना ही रहता है कि हमें ये एंगल कंप्यूट करने पड़ते हैं, क्योंकि देते टाइम पे देखो 30 दिया है, 45 दिया है, डायरेक्ट अल्फा दिया नहीं है। तो अल्फा 1 कैसे आएगा, 30 + 90 120 आएगा। इधर का अल्फा 2 कैसे आएगा, 45 + 90 जितना कुछ आएगा, 90 मतलब 135। और ये 120 और 135 360 में से माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ एंगल अल्फा 3 आएगा। एक बार आपने ये तीनों एंगल निकाल लिए तो ये इक्वेशन यूज करके आप बचे हुए 2 अननोन्स को फाइंड कर सकते हो। सही है, सो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम इज अल्टरनेट ऑप्शन फॉर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस अगर है, 3 फोर्सेस है, तो आप समेशन fx इक्वल टू 0 समेशन fy इक्वल टू 0 यूज करके भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और आप लैमिस थ्योरम डायरेक्ट यूज करके भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि भाई पार्टिकल का इक्विलिब्रियम रहेगा तो 2 कंडीशन सफिशिएंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। अगर वो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम है तो उसमें 3 कंडीशन लगनी है, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 भी लगेगा। उसके बाद में हमने 2 फोर्स प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमें पता चला कि भाई 2 फोर्सेस हमेशा कोलिनियर, अपोजिट और इक्वल होते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है तो वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। 3 फोर्स प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि भाई 3 फोर्स प्रिंसिपल में कोई भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट एक तीसरे के इक्वल होता है और अपोजिट होता है और कोलिनियर होता है। और अगर 3 फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं और वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो सारे फोर्सेस कॉन्करेंट ही होने चाहिए। ये सब कुछ हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। सही है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट कंटेंट। सी यू, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।